यह सच है कि सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी अजीब हो सकती है। शायद ब्लैक होल के मामले में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। ब्लैक होल वैज्ञानिकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है, पर वह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वैज्ञानिकों को काफ़ी समय लगा यह जानने में कि कोई तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल से नष्ट हो सकता है और फिर उसके आगे उसका क्या होगा। ऐसा होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को हम हमेशा से ही दूसरे बलों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर समझते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 1939 में एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि कोई भी तारा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि कोई भी पदार्थ एक निश्चित बिंदु के आगे संकुचित नहीं हो सकता। कई वैज्ञानिकों ने उन्हें सपोर्ट भी किया, पर अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ऐसा नहीं मानते थे। वह सही मायनों में ब्लैक होल के कहानी के नायक थे। 1950 और 1960 के दशक में उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि सितारे अपने अंदर भी ढह सकते हैं, और उन्होंने इस बात पे भी इशारा किया जो कि सिर्फ सैद्धांतिक भौतिकी के लिए बस एक संभावना थी, यानी कि ब्लैक होल जो कि ढह गए तारे के अवशेष है। ब्लैक होल वैसे तो बहुत सरल शब्द है, पर हालांकि इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। इसे समझने के लिए पानी के झरने के बारे में सोचें। एक बार बहता हुआ पानी किनारे को पार कर ले तो वह नीचे ही गिरता चला जाता है। वह अपनी उल्टी दिशा में, मतलब वापस किनारे पर नहीं आ सकता। ऐसा ही प्रकाश के साथ होता है जब वह ब्लैक होल में खींचा चला जाता है। ब्लैक होल की वह सीमा जहाँ से प्रकाश भी वापस लौट के नहीं आ सकता, उसे इवेंट होराइजन, मतलब घटना क्षितिज कहते हैं। यही वजह है कि ब्लैक होल को हम कभी भी सीधे तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन हमें पता है कि वह वहाँ मौजूद है, क्योंकि उनका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल सितारों को चीर देता है जो उनके बहुत पास आ जाते हैं। और जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तब अंतरिक्ष में बहुत उथल पुथल होती है। इसके कारण वहाँ वेव्स जनरेट होते हैं, जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में इस वेव को हमने डिटेक्ट किया है। 11 फरवरी 2016 वह दिन था जब लाइगो और वर्गो ने यह बताया था कि उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर लिया है। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ष 1916 में ही इसके अस्तित्व के बारे में भविष्यवाणी की थी। एक तारा तभी अस्तित्व में आता है जब उसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगे। किसी भी तारे का कोर एक विशाल परमाणु रिएक्टर होता है, जिसमें हमेशा हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ टकराकर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसके साथ ही वह ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा रिलीज करते हैं। इससे वह तारा जगमगा उठता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण तारे के अंदर थर्मल दबाव निर्माण होता है जो उस तारे को बाहर की ओर पुश करता है, और गुरुत्वाकर्षण तारे को अंदर की ओर ढकलता है। यह दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, और फिर वह तारा स्टेबल हो जाता है, जैसा कि हमारा सूर्य। नासा प्रेशर कुकर की तरह ब्लैक होल का वर्णन करता है। विस्फोटक बल तारे को बाहर की ओर दबाव डालने पर मजबूर करता है, और गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर की ओर खींचता है। जब तारों का ईंधन खत्म हो जाता है तब वह अपनी गुरुत्वाकर्षण बल को प्रतिरोध नहीं कर पाते। ऐसे वक्त में वह खुद में ही ढह जाते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में ही हमें बताया था कि सूर्य से लगभग 1.4 गुना ज़्यादा द्रव्यमान वाले तारे श्वेत बहुने तारे में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम व्हाइट डार्क स्टार भी कहते हैं। और सोवियत भौतिकी विज्ञानी द्वारा न्यूट्रॉन स्टार बनने के लिए आवश्यक द्रव्यमान की गणना भी की गई थी। व्हाइट डार्क और न्यूट्रॉन स्टार एक वक्त सूरज जैसे ही तारे थे, और जब उनका ईंधन खत्म हो गया तो उनको गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने से रोकने वाला कोई बल ही नहीं बचा, और वह ब्रह्मांड की सबसे घनीभूत मीन्स हाई डेंसिटी वाली वस्तु बन गए। लेकिन जब तारे व्हाइट डार्क या न्यूट्रॉन स्टार से अधिक द्रव्यमान वाले हो, तब उनके साथ आखिर क्या होता है? इस समस्या की जांच रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने की थी, जो बाद में परमाणु बम के कारण प्रसिद्धि में आए। 1939 में उन्होंने अपने दो साथी वैज्ञानिक के साथ मिलकर यह दिखाया कि जब तारा अपना पूरा ईंधन जला चुका हो तब उसमें गुरुत्वाकर्षण बल को रोकने लायक प्रेशर नहीं बचता। फिर वह तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ने लगता है, और पूरा तारा एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहती थी कि वस्तुएं अपने आसपास के अंतरिक्ष समय को बिगाड़ देती है। सभी सिद्धांत और फार्मूलास
इस भौतिक नियम पर तय किए गए थे कि अंतरिक्ष समय मीन्स स्पेस टाइम लगभग सपाट है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका खुद का कोई मास हो वह स्पेस टाइम में कर्व निर्माण कर देता है, इस कर्व को ही हम ग्रेविटी कहते हैं। मीन्स जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही स्पेस टाइम का कर्व ज़्यादा होगा और उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी ज़्यादा होगी। लेकिन सिंगुलैरिटी पर जहाँ स्पेस टाइम कर्व इनफाइनाइट हो जाता है तब वहाँ ब्रह्मांड के सामान्य नियम लागू नहीं होते। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह बहुत आपत्तिजनक लगा। लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध ने दस्तक दी और सब वैज्ञानिकों का ध्यान गुरुत्वाकर्षण से हटकर परमाणु भौतिकी पर चला गया और गुरुत्वाकर्षण के मुद्दे को काफ़ी हद तक भुला दिया गया। फिर काफ़ी समय बीत गया। पहला क्वेज़ार 3C273 1963 में खोजा गया। उसके बाद में काफ़ी अन्य क्वेज़ार खोजे गए। काफ़ी दूर होने के बावजूद क्वेज़ार ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट थे। क्वासी-स्टेलर रेडियो सोर्स को हम शॉर्ट में क्वेज़ार कहते हैं। यह पदार्थ की एक डिस्क होती है जो ब्लैक होल का चक्कर लगाते रहती है। आश्चर्य की बात यह थी कि उससे इतनी ऊर्जा निकल रही थी कि परमाणु प्रक्रियाएं उनके ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती थी। लेकिन वह अपने द्रव्यमान की तुलना में काफ़ी कम ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। फिर वह ऐसा क्या था जो वहाँ मौजूद ऊर्जा के लिए जिम्मेदार था? शायद ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा था। इस प्रकार वैज्ञानिकों का ध्यान वापस गुरुत्वाकर्षण की तरफ गया। अब तक इतना स्पष्ट था कि एक तारा अपने अंत में एक बिंदु में सिमट जाता है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के समीकरण सिंगुलैरिटी पर काम नहीं करते थे। इसका मतलब ऐसा था कि अनंत घनत्व के बिंदु के आगे क्या होता है यह हमारे समझ के परे है। वह कुछ तो अजीब था। पर आखिर वो सिंगुलैरिटी का पॉइंट था क्या? सैद्धांतिक रूप से तो सिंगुलैरिटी को अगर कोई शील्ड घेरे नहीं है तो हम उसे सीधे तौर पे देख सकते हैं, पर ऐसा होना बहुत अजीब था, लगभग नामुमकिन। क्योंकि ब्लैक होल हमेशा इवेंट होराइजन से घिरा रहता है जहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। इसलिए सिंगुलैरिटी को सीधे तौर पे देखना हमारे लिए नामुमकिन है। 1967 से पहले ऐसे किसी डेड स्टार के फिनोमिनन को फ्रोजन स्टार कहा जाता था। फिर जॉन व्हीलर ने उसे ब्लैक होल नाम दिया। फिर वही नाम पॉपुलर हो गया। कई वैज्ञानिकों ने इसमें रुचि दिखाई। ब्लैक होल नाम किसी रहस्य जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ब्रह्मांड को समझने में इसने हमारी काफ़ी मदद की। स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े साइंटिस्ट ने भी ब्लैक होल में रुचि ली। उन्होंने हॉकिंग्स रेडिएशन की खोज की। साथ ही ब्लैक होल ने कई पैराडॉक्स को भी जन्म दिया, जैसे ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।